जय साथी। आज हमारा पॉलिटी का सेशन 2 है। इसके पिछले में एक सेशन कंप्लीट करवा दिया था, पार्ट 1 कंप्लीट करवा दिया। आज हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, है संविधान क्या है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है, इसी के बारे में देखेंगे। संविधान क्या है, आखिर इसका महत्व क्या है, और इसके बाद हम देखेंगे संविधान के प्रकार क्या है। लिखित संविधान है, एक मौखिक संविधान है। इन दोनों प्रकार के संविधान को हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं संविधान क्या है। देखो आप लोग यहाँ से 3-4 और क्लासेस चलेगी, उसके बाद हम लोग संविधान के पहले अनुच्छेद पर आएंगे। अगर आप यहाँ कॉन्सेंट्रेट करके नहीं पढ़ाई करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से मैं बेसिक चीजें में पढ़ा रहा हूँ, है ना। शब्दावली के बारे में बता रहा हूँ, परिभाषा के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ कॉन्सेंट्रेट करके नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आने वाला। तो मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था कि आप मोबाइल को इस तरीके से वर्टिकल से आप हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, है एक वर्टिकल, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर लीजिए तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और इस लेक्चर को शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल सुनाता हूँ, है ना। एक एग्जांपल समझ, उसके बाद समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इस एग्जांपल को अगर आप समझ गए तो आप लोग समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो देखो, एक प्रोफेसर साहब थे। प्रोफेसर साहब एक प्रैक्टिकल कुछ समझाना चाह रहे थे, तो वो बच्चों के साथ, है ना, अपने बच्चों के साथ लैब लेकर गए। लैब लेकर गए और लैब में एक चीज समझाना चाह रहे थे, प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाना चाह रहे थे। तो लैब में एक गोबर था, है ना, वहां पर गाय को गोबर रखा हुआ था, काफी पुराना गाय का गोबर था। तो प्रोफेसर साहब ने क्या करा, वहां पे गोबर को टच किया और वो चाट गए। प्रोफेसर साहब ने क्या कहा, गोबर को टच किया, वो चाट गया। और वैसे ही अश्विन को करने को कहा। अब अश्विन क्यों नहीं करेंगे, अरे प्रोफेसर साहब ने कहा तो उनका बात तो माना ही था। तो उन्होंने क्या किया, स्टूडेंट लोगों ने क्या किया, सारे स्टूडेंट ने बारी बारी से टच किया और चाटा, सारे स्टूडेंट ने चाटा। तो उसके बाद प्रोफेसर साहब ने हंसे, है ना, उनके चेहरे पर स्माइल आ गई। भाई स्टूडेंट को पहले से गुस्सा आ रहा था कि भाई प्रोफेसर साहब ने गोबर बोला चाटने के लिए, है ना, ये कैसा प्रैक्टिकल है, ये कैसा थ्योरी बता रहे हो आप, है ना, ये कैसे पढ़ाई है, लैब में क्या ये सब करवाना होता है कि गोबर को टच करो उसको चाटो। तो अश्विन को पहले से गुस्सा था। अब उस ऊपर से प्रोफेसर साहब हंस रहे थे। अब क्यों हंस रहे थे, देखो मैं बताता हूँ कि देखो तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती करी है। मैंने उंगली रखा था ये वाला उंगली, लेकिन चाटा था ये उंगली। अब अश्विन को समझ में आया। तो प्रोफेसर साहब कहने का मतलब होता कि आप लोगों का कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, फोकस नहीं रहेगा, तो इसी प्रकार से गलती होते रहेगा। तो उन्होंने रखा था ये वाला उंगली, लेकिन चाटा था ये वाला उंगली। लेकिन अश्विन ने क्या करा, समझ गए आप लोग। तो इसलिए मैं इस एग्जाम्पल के, हालांकि ये कोई स्टोरी नहीं था, मैंने स्टोरी बनाया था, तो इसके माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर फोकस करें तभी आपको समझ में आएगा। चलो अपना क्लास का स्टार्ट करते हैं। देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि संविधान क्या चीज है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो उसके पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था, पिछले सेशन में पढ़ाया था व्हाट इज पॉलिटी क्या है, राज्य व्यवस्था क्या। तो उसमें मैंने पढ़ाया था पॉलिटी, हिंदी में होता है राज व्यवस्था। देखो एक चीज छूट गया था जो मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। देखो पॉलिटी है ना, ये पॉलिटी जो शब्द है ना, ग्रीक भाषा से लिया गया। इसका मूल शब्द क्या है, पोलिस, जिसका मतलब होता है शहर या राज्य। याद रखना, जो पॉलिटी शब्द है ना, किस भाषा से लिया गया, ग्रीक भाषा से लिया गया। और जिसका मूल शब्द है, मतलब ये पॉलिटी शब्द कहां से बना है, तो पोलिस शब्द से बना है पॉलिटी, जिसका मतलब होता है शहर या राज्य। ये पॉलिटी था, है ना। और जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का इसका इंग्लिश होता है कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेलिंग याद रखना, CONSTITUTION, कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन किस भाषा से बना है, ये लैटिन भाषा से बना है, जिसका मूल शब्द होता है कॉन्स्टिट्यूचर, है ना, कॉन्स्टिट्यूचर है। इसका लैटिन भाषा क्या है, कॉन्स्टिट्यूचर, है ना। देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान, इसका जो मीनिंग होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन मीनिंग है, ये किस भाषा से लिया गया, लैटिन भाषा से लिया गया। इसका मूल शब्द क्या है, कॉन्स्टिट्यूचर है ना, कॉन्स्टिट्यूचर है। और इसमें देखो कॉन्स्टिट्यूचर, इसका क्या मतलब होता है, शासन करने वाला, याद रखना। देखो संविधान का मीनिंग होता है कॉन्स्टिट्यूशन, किस भाषा से लिया गया, लैटिन भाषा से लिया गया, जिसका मूल शब्द होता है कॉन्स्टिट्यूचर का मतलब होता है, हिंदी मीनिंग होता है शासन करने वाला। उसी प्रकार हमने कल के वीडियो में पढ़ाया था पॉलिटी ग्रीक भाषा से लिया गया, जिसका मूल शब्द है पोलिस का मतलब होता है शहर या राज्य। इतना समझ में आ गया, शब्द का अर्थ समझ में आ गया। अब पढ़ते संविधान क्या चीज है। तो देखो संविधान क्या चीज है,
संविधान क्या चीज, देखो अब हेडिंग लगाओ संविधान। संविधान, कल मैंने आपको एक बताया था कि किसी की परिभाषा अगर आपको जानना है ना, तो उसको पहले क्या करो, संधि विच्छेद करो, अलग अलग पार्टों में बांटो, तो ऑटोमेटिक उसका परिभाषा निकल कर आएगा। तो देखो संविधान, सम हलंत इसलिए जाएगा क्योंकि वो अंशवार है, तब इसलिए सम जोड़ विधान, विधान। और सम मीन्स होता है इक्वल, इक्वल मतलब समान। विधान मीन्स होता है नियम कानून, नियम या कानून, नियम या कानून। तो इसका क्या मतलब चल रहा है, संविधान मतलब सम जोड़ विधान, इक्वल मतलब समान, क्या हो जाएगा समान, समान, समान नियम कानून, है ना। जहां पर समान एक जैसा नियम कानून हो, इसका यह मतलब नहीं कर रहा, इसका सटीक परिभाषा नहीं है। इसका सटीक परिभाषा मैं बताऊंगा, पहले संविधान का शब्द का मतलब समझ जाओ, इसको संधि विच्छेद करो। सम जोड़ विधान मतलब समान नियम, समान जैसा एक जैसा नियम, कोई संविधान कहते हैं। इसका शब्द का मतलब हुआ, और इसका सटीक परिभाषा क्या है, इसका सटीक परिभाषा को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देखो संविधान, संविधान क्या चीज है, संविधान परिभाषा मौलिक, मौलिक नियमों या कानूनों, नियम बोलो या कानून बोलो, मौलिक नियम या कानून, मौलिक नियम या कानून का संग्रह, संग्रह मीन्स कलेक्शन, संग्रह या समूह, समूह। मौलिक नियम या कानून का संग्रह या समूह को समान रूप से, समान रूप से व्यवस्थित किया जाए, व्यवस्थित किया जाए, व्यवस्थित किया जाए, ब्रैकेट में लागू किया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए, व्यवस्थित किया जाए, तो क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। देखो संविधान का एक सटीक परिभाषा, हालांकि सब अब देखो सब टीचर अपने अपने अनुसार पढ़ाएंगे, अपने अनुसार परिभाषा बताएंगे, लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिकल भाषा में बताया है, अपने मतलब व्यवहारिक रूप से मैंने परिभाषा बताया, जैसे मैंने आप लोगों को मतलब साधारण भाषा में आपको समझ में आया। तो संविधान का मतलब हुआ मौलिक नियम या कानून, नियम बोलो या कानून बोलो, मौलिक नियम या कानून का संग्रह, संग्रह मीन्स कलेक्शन या समूह एक जैसा है ना, इसका पर्यायवाची सब समझ लीजिए। तो मौलिक नियमों का संग्रह को समान रूप से व्यवस्थित किया जाए, समान रूप से लागू किया जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, संविधान बोलेंगे, है ना, संविधान बोलेंगे। और इस संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, देखो संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, देखो हम लोग जब देखेंगे संविधान के अंदर देखो शासन व्यवस्था क्या आता है, शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। अब संविधान के अंदर शासन व्यवस्था है, तो शासन व्यवस्था कौन लागू करेगा, कौन नियम बनाएगा, कौन लागू करेगा और कौन न्याय करेगा ना, कौन दंड देगा। तो इस प्रकार हम पढ़ते हैं शासन के अंग के बारे में पढ़ेंगे, है ना। शासन के अंग के बारे में देखें तो उससे पता चलता है शासन के अंग, संविधान में शासन व्यवस्था के बारे में बताया जाता है, शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया। शासन व्यवस्था में शासन के अंग तीन प्रकार का बांटा गया, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका, यहां हो गया न्यायपालिका, हो गया न्यायपालिका, न्यायपालिका हो गया। तो देखो शासन व्यवस्था में शासन के तीन प्रमुख अंग होते हैं, हालांकि चौथा मीडिया को भी बोला गया, प्रेस को भी बोला गया, लेकिन मुख्य रूप से कितने हैं, तीन है, मुख्य रूप से तीन है। एक हो गया विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जब हम संविधान पढ़ते हैं तो संविधान में ये व्याख्या मिलती है, शासन व्यवस्था के बारे में बताया संविधान, आखिर संविधान बनाया क्यों गया, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी थी। तो संविधान बनाने का एक मकसद था कि उसमें शासन व्यवस्था लागू हो सके ना, शासन व्यवस्था अच्छे से कायम हो सके। जिस प्रकार उसमें तीन अंगों में बांटा गया शासन को, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका का क्या रोल है, तो विधायिका में हम लोग देखेंगे तो विधायिका में विधेयक बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, विधेयक बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है। तो विधेयक में आ जाता है संसद, विधायक में, विधायिका में आ जाता है संसद, संसद इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। तो देखो विधायिका से हो गया संसद, संसद जिसे हम कहते हैं पार्लियामेंट, जिसे क्या कहते हैं पार्लियामेंट कहते हैं, इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं संसद। तो संसद से ही तो कानून बनता है। इसमें देखो दो सीट होता है, दो हाउस होता है, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा हो गया, एक राज्यसभा हो गया। अब देखो कानून जब भी पारित किया जाएगा तो लोकसभा से होते हुए, राज्यसभा से होते हुए एक अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति, एक होता है राष्ट्रपति, है ना, इसी का अभिन्न अंग होता है ना। तो कोई भी कानून बनाया जाता है तो लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ, अब उसके बाद जब राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर उस पर कर देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे, है ना, साइन कर देंगे और उस विधेयक को पारित कर देंगे, तब वो क्या बन जाएगा, एक विधेयक से कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। देखो विधेयक, विधेयक से कानून, एक्ट इंग्लिश में कहते हैं बिल। जब भी कोई प्रस्ताव, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेपर है
मैंने इसमें बहुत सारे तमाम प्रकार के कानून मैंने लिखा है ना, मैं एक कानून लाना चाहता हूँ, मैं एक सांसद हूँ और संसद में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे मेंबर है ना, बहुत सारे एमपी बैठे हुए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो उन्होंने एक डिसीजन बना के कानून बनाएंगे, एक कानून बनाएंगे। अब उसके बाद वो बिल पेश किया गया, लोकसभा में जाकर के बिल पेश किया गया। अब वो लोकसभा में गया, राज्यसभा में गया, तो बिल क्या है, एक प्रकार का प्रस्ताव है, एक प्रकार ड्राफ्टिंग है। इस पेज में लिखा गया, इस डॉक्यूमेंट में लिखा गया, क्या लिखा गया, कानून के बारे में लिखा गया, ड्राफ्ट किया गया। अब उस ड्राफ्ट को लोकसभा में लेके गया, राज्यसभा में लेके गया, तो स्टार्टिंग में जो लेकर के जाएगा ड्राफ्ट को, है ना, पेज को लेके जा रहा है, डॉक्यूमेंट को लेके जा रहा है, तो उसको बोलेंगे विधेयक बोला जाएगा। लेकिन लोकसभा के पास गया, राज्यसभा के पास गया, जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देंगे, है ना, लीगली घोषित कर देंगे कि ये कानून बनना चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। इंग्लिश में कहते हैं एक्ट, है ना, हिंदी में कहते हैं कानून, या फिर तो लॉ भी कहते हैं, है ना, कानून को लॉ भी कहते हैं। तो वो क्या बन जाएगा, एक कानून बन जाएगा। कब कानून बनेगा, जब संसद से होते हुए राष्ट्रपति साइन करेगा, तो हो गया विधायिका काम। तो विधायिका ये शासन का अंग है, शासन व्यवस्था का एक अंग ही है। तो ये कहाँ इसका वर्णन मिलता है, तो ये संविधान में तो वर्णन मिलता है। संविधान ही तो बताता है कि शासन के 3 अंग होगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। एक हो गया विधायिका, हो गया जहां कानून बनाए जाते हैं, एक हो गया कार्यपालिका। अब देखो कानून बन गया, अभी लागू नहीं हुआ, अभी पब्लिक के बीच में वो कानून आया नहीं। अब आगे कार्यपालिका, कार्यपालिका का कार्य होता है कि उस कानून को इम्प्लीमेंट करवाना, लागू करवाना। क्या होगा, लागू करवाना। और जब बात आती है न्यायपालिका की, उस कानून को, है ना, उस कानून को जो लोग नहीं मानेंगे तो दंडित करने का काम होता है, दंड देने का काम होता है न्यायपालिका का। तो न्यायपालिका क्या काम होता है, दंड देना। और इतना ही नहीं, न्यायपालिका कार्य ये भी होता है कि अगर किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए, 2 व्यक्तियों के बीच आपस में विवाद हुआ, 2 ए और बी व्यक्ति में विवाद हुआ, और विवाद हो उसका निपटारा होना चाहिए ना, विवाद को, समस्या का समाधान किया जाना चाहिए, तो इनको न्याय मिला जाता है न्यायपालिका में। तो न्यायपालिका 3 स्तर पर होता है, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर, एक जिला स्तर पर। देखो एक होता है सुप्रीम कोर्ट जो केंद्र स्तर पर होता है, अभी दिल्ली में है ना, वर्तमान समय दिल्ली में, और एक ही सुप्रीम कोर्ट है, और उनके भी ब्रांचेस नहीं है, एक ही ब्रांच है सुप्रीम कोर्ट में है, दिल्ली में। और एक हो गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हर एक लगभग हर एक राजधानी में, है ना, हर एक राज्य के राजधानी में होता है हाई कोर्ट। और एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसे कोई लोग लोअर कोर्ट भी कहा जाता है, हर एक जिला में होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो देखो अगर किसी व्यक्ति को अगर न्याय चाहिए, दो व्यक्तियों में बीच में विवाद हुआ, या 2 कंपनियों में बीच में विवाद हुआ, तो किसी भी प्रकार का विवाद हुआ और उस विवाद को निपटारा करना है, समस्या का समाधान करना है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का लायक रहेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। फिर उसके बाद हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट अगर बड़े लेवल का रहेगा, जैसे कोई, है ना, देश से संबंधित, है ना, राष्ट्र से संबंधित कोई समस्या का समाधान है, कोई कानून अगर कुछ उल्टे पुल्टे कानून बन गया है और उस पर संशोधन करवाना है, तो अगर उस पर निपटारा करना है, उस पर न्याय संगत अगर विचार करना है, तो कहाँ जाएगा वो मामला, कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। आई बात समझे। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट समझ में आ गया, न्यायपालिका का ही हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट केंद्र स्तर पर दिल्ली में, हाई कोर्ट हर एक देश के, हर एक राज्य की राजधानी में होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला लेवल पर, है ना। तो हो गया एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये हो गया न्यायपालिका पर। कार्यपालिका में आ गए मंत्री लोग, मंत्रिमंडल रख लीजिए, जितने भी मंत्री लोग रहते हैं, तो कहाँ जाते हैं, कार्यपालिका। प्रधानमंत्री मतलब विधायिका का हिस्सा है, कार्यपालिका का हिस्सा या न्यायपालिका का। तो कॉमन सेंस लगो, न्यायपालिका को तो खैर प्रधानमंत्री हिस्सा नहीं होंगे। अब विधायिका का हिस्सा है, कार्यपालिका का हिस्सा है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जो, इसको संधि विच्छेद करो, प्रधानमंत्री जो मंत्रियों को प्रधान हो, तो भाई मैंने क्या बोला, मंत्रिमंडल। तो प्रधानमंत्री कहाँ आएंगे, विधायक, कार्यपालिका में आएंगे। तो प्रधानमंत्री किसका पार्ट हो, कार्यपालिका। लेकिन जब बात आती है राष्ट्रपति किसका पार्ट होते हैं, विधायिका का पार्ट होते हैं। ये हो गया लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी, इंग्लिश में कहते हैं। तो समझ में आ गया, ये शासन के अंग हो गए। अब ये शासन के अंग कहाँ वर्णन है, संविधान में तो वर्णन है। संविधान ये सुनिश्चित करता है कि शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, वहां की जनता पर किस प्रकार से संविधान लागू होना चाहिए, क्या वहां लोकतंत्र होना चाहिए या राजतंत्र होना चाहिए, क्या राजाओं का शासन होना चाहिए या लोकतंत्र होना चाहिए, लोकतंत्र क्या है। तो तमाम प्रकार की जो बातें हैं, कॉन्सेप्ट है ना, अवधारणाएं जो बनी रहती है, संविधान में तो बताता है, संविधान में तो लिखा रहता है। तो मैंने बताया शासन व्यवस्था, शासन में 3 अंग होता है प्रमुख अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये संविधान में ही तो वर्णन होता है। और न केवल इतना बताता है, और बल्कि इसके साथ साथ तमाम प्रकार के जो नियम कानून जो रहते हैं, हाँ, जो नियम कानून जो रहते हैं, जिस प्रकार राज्य व्यवस्था को संचालन करने के लिए केवल विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की नहीं होना चाहिए, और भी तमाम प्रकार के नियम कानून होते हैं, वो संविधान बताती है। अब देखो मैंने परिभाषा आपको बताया, अब देखो मैंने परिभाषा में क्या बताया, मौलिक नियम या कानून का संग्रह या समूह को समान रूप से व्यवस्थित लागू किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया है ना, मौलिक नियम। ये क्या है मौलिक नियम? मौलिक नियम को इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, है ना, फंडामेंटल रूल। फंडामेंटल रूल्स होते हैं नियम, और मौलिक का इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल। तो ये फंडामेंटल क्या है, इसको समझने की कोशिश करो। मौलिक नियम, हेडिंग लगाओ, मौलिक नियम। मौलिक नियम क्या चीज, मौलिक नियम कह लो या कानून कह लो। देखो
देखो मौलिक नियम संविधान के सर्वोच्च कानून जिसे पूर्णतः बदला ना जा सके एवं इससे संबंधित जो भी कानून बनाए जाएंगे इनके दायरे में रह करके बनाए जाएंगे संविधान के दायरे में रह करके बनाए जाएंगे संविधान के दायरे में रह के देखो मौलिक नियम किसे कहते हैं। इस सेंटेंस से समझने पैराग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे। संविधान के सर्वोच्च कानून, तो संविधान को सर्वोच्च कानून माना गया, तो संविधान के सर्वोच्च कानून जिसे पूर्णतः बदला ना जा सके, संविधान को ही सर्वोच्च कानून माना गया, उसके ऊपर कोई कानून नहीं है। अर्थात संविधान सर्वोच्च कानून है, इसलिए संविधान को क्या प्राथमिक कानून कहा गया। नोट करके लिख लो, यहाँ पर नोट करके लिख लो, नीचे में या ऊपर में। संविधान को ही प्राथमिक कानून कहा गया है। प्राथमिक कानून कहा गया। क्यों कहा गया? तो संविधान सर्वोच्च कानून है। जब सर्वोच्च कानून है तो संविधान, देखो एक कानून यहाँ, एक कानून यहाँ, एक संविधान सर्वोच्च कानून है, सबसे ऊपर का कानून है। जब सबसे ऊपर का कानून है, सर्वोच्च कानून है, तो उसे क्या बोला जाएगा? प्राथमिक कानून बोला जाएगा। इसलिए संविधान को ही प्राथमिक कानून कहा गया। अब देखो मौलिक नियम किसे कहते हैं? संविधान के सर्वोच्च कानून जिसे पूर्णतः बदला ना जा सके, जिसे कंप्लीटली चेंज नहीं किया जा सके, एवं इससे संबंधित जो भी कानून बनाए जाएंगे, संविधान से संबंधित जो भी कानून बनाए जाएंगे, जो बन चुके उसकी बात नहीं की जा रही, जो भी नए कानून बनाए जाएंगे तो इसके दायरे में रह करके बनाया जाएगा। इसके दायरे में रह करके, संविधान के दायरे में रह करके बनाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर संविधान, जो एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते तब समझ आएगा। तो संविधान के सर्वोच्च कानून जिसे पूर्णतः बदला ना जा सके और इससे संबंधित कानून जो भी बनाए जाएंगे तो संविधान के दायरे में रहेंगे। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए, आखिर ये क्या बता रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि संविधान के दायरे में नए कानून बनेगा। तो देखो एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 20 में बताया जाता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। देखो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसका आरक्षण के, इसके अधिकार के बारे में बताया गया। अधिकार है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना। तो देखो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या है? देखो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये क्या, किसके बारे में बात कर रहा है? तो मतलब जीवित रहने का अधिकार, जीवित रहने का अधिकार। देखो जीवित रहने का अधिकार अर्थात अपना प्राण त्याग नहीं दे सकते आप, किसी प्रकार से आप अपना आत्महत्या नहीं कर सकते, आप अपना प्राण नहीं त्याग दे सकते। तो ये बता रहा है अनुच्छेद 20, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है ना, जीवित रहने का अधिकार दे रहा है। आप किसी भी प्रकार से आप सुसाइड नहीं कर सकते, आप आत्महत्या नहीं कर सकते, आप अपना प्राण नहीं त्याग कर सकते, ये बता रहा है अनुच्छेद 20। अगर आप सुसाइड करने की कोशिश करते हो, उसके बाद आप बच जाते हो, है ना, आप बच जाते, आपकी मृत्यु नहीं होती, तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आपको अनुच्छेद 20 कहता है कि जीवित रहने का अधिकार आपको देता है ना, यह अनुच्छेद 20 कहता है। अब इससे संबंधित जो भी कानून बनाए जाएंगे, तब इसके दायरे में रह करके बनाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल से समझ में अच्छे तरीके से आता है। अब देखो, अब यहाँ पर सरकार ने तो बोल दिया भाई कि जीवित रहने का अधिकार। अब देखो जीवित रहने का अधिकार दे दिया, लेकिन कल्पना करो आज के डेट में जिस हिसाब से कंपनी, फैक्ट्री इतने तमाम प्रकार के गंदे गंदे गैस रिलीज किए जा रहे हैं ना, इतने हानिकारक गैसेज रिलीज किए जा रहे हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, मेथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, तमाम प्रकार के विषैली गैसेज रिलीज की जा रही है। तो पर्यावरण तो दूषित होगा ही होगा। जब पर्यावरण दूषित होगा तो हमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, श्वसन लेने में बहुत, श्वसन मतलब कि अपना श्वास लेने में बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो बताओ, एक तरफ बोल रहे हो जीवित रहने का अधिकार और एक तरफ अपना कारखाना इतने तमाम प्रकार विषैली गैसेज रिलीज कर रही है ना, तमाम प्रकार विषैली गैसेज छोड़ती जा रही है, तो पर्यावरण दूषित हो रहा है। तो एक तरफ आप बोल रहे हो जीवित रहने का अधिकार और एक तरफ इतने तमाम प्रकार विषैली गैसेज रिलीज करती जा रही है, तो पर्यावरण दूषित हो रहा है। तो हमें कैसे, हम किस आधार पर बोलेंगे कि हमें जीवित रहने का अधिकार दिया जा रहा है? तो सरकार ने क्या किया, इस पर एक एक्ट लाया, एक कानून लाया। क्या कानून लाया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
अधिनियम, अधिनियम। देखो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसमें क्या, अधिक से अधिक पेड़ों को लगाओ। आप पेड़ काट नहीं कर सकते, हम पेड़ काट नहीं सकते। पर्यावरण संरक्षण मतलब संरक्षण करना है, आप पेड़ पौधों को काट नहीं सकते, उनका संरक्षण करना है आपको, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना है। अब जब इसका संरक्षण करोगे, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाओगे, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन तो अच्छे से होगा, है ना। कुछ हद तक ऑक्सीजन अच्छे, हमको अच्छे लेवल तक ऑक्सीजन मिलेगा, शुद्ध ऑक्सीजन मिलने की कोशिश होगी। तो सरकार ने एक एक्ट बनाया, कानून बनाया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अब बताओ, जो ये कानून बनाया गया, जो एक्ट, अधिनियम मींस क्या होता है, एक्ट, है ना, एक्ट। देखो अब कानून कह लो या अधिनियम कह लो, बात एक ही, कानून कहो या अधिनियम कहो, एक्ट कहो या फिर लॉ कहो, अधिनियम, तो एक प्रकार से कानून बनाया गया। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कानून बनाया गया, तो किसके दायरे में रह करके, बताओ किसके दायरे में, तो संविधान के मूल अनुच्छेद, है ना, संविधान के जो मूल कानून बताया गया था, अनुच्छेद 20 बताया गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, है ना, तो इसके दायरे में रह करके बनाया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये बात समझ में। अगर मैं ऐसा कोई कानून बना देता हूं जो इसको उल्लंघन करके इसके ऊपर जाता है, फॉर एग्जांपल जीवित रहने का अधिकार, अगर मैं इसमें बोल दूं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से अगर यहाँ पर ऐसा कुछ सिस्टम ला दिया जाए तो इस कानून को उल्लंघन करे, है ना, वहां पर वैल्यू नहीं दिया जाए कि जीवित रहने का अधिकार जो बताया जा रहा है यहाँ पर एक मूल अधिकार में, है ना, सॉरी मूल अधिकार नहीं, मूल संविधान में मौलिक नियम में ये बताया जा रहा है जीवित रहने का अधिकार। और एक तरफ से बताया जा रहा है कि कंपनी फैक्ट्री को तमाम पर उस पर दिए जा रहे हैं, छूट दिए जा रहे हैं कि आप उस पर कोई रोक ही नहीं लगा रहा है कि इतने प्रकार की विषैली गैसें रिलीज किए जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तमाम प्रकार की गैसें रिलीज की जा रही है, उस पर सरकार कोई रोक ही नहीं लगा रही है, बल्कि उसको बढ़ावा ही देती जा रही है। तो हम किस प्रकार से कह देते कि सरकार हमें जीवित रहने का अधिकार दिया जा रहा है, ये तो कहना गलत होगा ना। तो इसीलिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवित रहने का अधिकार, इससे संबंधित जो भी कानून बनाया जाएगा तो इसके दायरे में रह करके बनाया जाएगा। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अब बात उठती है, क्या केवल हमें पर्यावरण ही चाहिए जीवित रहने के लिए, एक भोजन पानी नहीं चाहिए? तो उसके लिए सरकार ने एक एक्ट बनाया, जल संरक्षण अधिनियम। हालांकि ये पहले से ही बनाया गया था, है ना, तो लेकिन इसी के दायरे में रह करके बनाया गया। समझो, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूं, जल संरक्षण अधिनियम, है ना, जल संरक्षण अधिनियम। इससे क्या होगा कि जल का बचाव करो, जल का बहाव नहीं करो, जल का बचाव करो। अगर जल का बचाव करोगे, देखो जिस प्रकार से अपना अभी देख रहे हैं गर्मी जैसे बढ़ती है, तो हम लोग को जो पानी का जो लेयर है वो नीचे चला जाता है, तो हमें पानी, हाँ बहुत सारे देखोगे आप, राजस्थान के बहुत सारे ऐसे देखोगे, डिजर्ट वाले एरिया में देखोगे, रेगिस्तान वाले एरिया में देखोगे, वहाँ पानी की बहुत बड़ी दिक्कत रहती है। तो जल संरक्षण अधिनियम में क्या कहा जा रहा है कि आपको जल को बचाव करना, बहाव नहीं करना है, बचाव करना है। ये किसके दायरे में आकर, ये इसके अनुच्छेद 20 के दायरे में रखकर ये कानून बनाया गया, ये एक्ट को बनाया गया। और अनुच्छेद 20 क्या कहता है, जीवित रहने का अधिकार। तो केवल इन्वायरमेंट ही नहीं चाहिए, हमें ऑक्सीजन ही नहीं चाहिए, भोजन भी चाहिए, पानी भी चाहिए। तो यहाँ होंगे जल संरक्षण अधिनियम। और एक बनाया गया खाद्य सुरक्षा अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, अधिनियम। इसका क्या मतलब है, देखो यहां समझने की कोशिश करते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, अधिनियम। सरकार ने ये एक्ट बनाया, किसके दायरे में रह करके, अनुच्छेद 20 जो कि एक मूल नियम है ना, मौलिक नियम है, मौलिक कानून, तो उसके दायरे में रह खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाएगा। मतलब कि खाने पीने की जो चीजें होती है, भोज्य पदार्थ की चीजें होती है, उसका क्या करना है, सुरक्षा करना है। ऐसे कोई से भी भोज्य पदार्थ नहीं बनाना है, ऐसा कोई से भी भोजन का कुछ ऐसा सामग्री, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाना है जो और कोई मानव उसको उपयोग करता है ना, उसको कंज्यूम करता है, तो किसी भी प्रकार का उसे हानि होना चाहिए। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम में एक सरकार ने एक अथॉरिटी बनाई, FSAI। ये अथॉरिटी बनाई गई, जिसके अंतर्गत, है ना, जिसके अंतर्गत कहा गया कि ऐसे जब तक ये FSI का जब लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा, है ना, FSI का जब लाइसेंस नहीं मिलेगा, जब अधिकार अथॉरिटी नहीं मिलेगी, तो आप कोई सा भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते, आप उसे बेच नहीं सकते। ये एक प्रकार से टैग है, जिसके ऊपर ये टैग लग गया तो ये समझो कि वो मार्केट में बेचा जा सकता है। मेरे पास ऐसा कुछ खाने पीने की कोई सामग्री नहीं रखा, मैंने तो आपको समझाता बढ़िया से एग्जांपल देकर के, है ना, लाइव एग्जांपल समझाता कि अब देखो इस प्रकार से लिखा हुआ FSAI, है ना, इस प्रकार से लिखा हुआ। तो इसका मतलब यही हुआ कि सरकार ने ये अथॉरिटी दे दी है कि आप मार्केट में जाके बेच सकते हो, ये खाने पीने लायक चीजें है, मार्केट में जाके बेच सकते हो। तो ये सरकार का एक स्कीम था, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। याद रखना,
इसका स्क्रीनशॉट ले लो। FSSAI का एक फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जिसके पास ये FSSAI जिस प्रोडक्ट पे जिस कंपनी पे ये टैग लग जाता है, इसका मतलब ये कि आप मार्केट में जाकर लॉन्च कर सकते हो, इसको बेच सकते हो, अर्थात उसे आप खा सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। तो कहने का मतलब हो गया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, आप वैसे पदार्थ नहीं बेच सकते मार्केट में, ऐसे भोज्य पदार्थ नहीं बेच सकते जिस कोई भी मनुष्य को कंज्यूम करने के बाद, खाने के बाद उसके शरीर के ऊपर गलत प्रभाव पड़े। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम का आपको समझना है। तो ये जो भी नियम कानून बनाया गया, जो भी नियम कानून बनाएगा किसके दायरे में रखकर, अनुच्छेद 20 के दायरे में रखकर। और अनुच्छेद 20 खुद एक मौलिक नियम है, मौलिक नियम है, मौलिक कानून, मतलब वो संविधान के तो पार्ट है। देखो अनुच्छेद 1, 2, 3 से लेकर अनुच्छेद 395 तक संविधान में याद रखना, टोटल 395 अनुच्छेद और 395 अनुच्छेद ही मौलिक नियम, मौलिक कानून है। संविधान को सर्वोच्च कानून माना गया। संविधान के अंदर जितने भी अनुच्छेद 1 से लेकर 395 अनुच्छेद उसे सर्वोच्च कानून माना गया, अर्थात अनुच्छेद 20 भी सर्वोच्च कानून होगा, है ना, प्रथम कानून, प्राथमिक कानून होगा। तो ये सर्वोच्च कानून है, सबसे ऊपर कानून। और जो भी कानून बनाया जाएगा इससे संबंधित, तो इसके दायरे में रहकर बनाया जाएगा। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम समझ में आया क्यों बनाया गया, कि हमें एक तरफ से बोला गया जीवित रहने का अधिकार, अर्थात पर्यावरण अगर शुद्ध रहेगा तो हमें तो तभी तो बोल सकते हैं हम जीवित रह सकते हैं, तभी तो बोल सकते हैं कि हाँ सोसाइटी में, इस समाज में हम जीवित रहने का अधिकार हमें मिले, क्योंकि यहाँ इन्वायरमेंट अच्छा है। इन्वायरमेंट ही ठीक नहीं रहता, हम कैसे बोल सकते हैं कि हम यहाँ पर जीने का हमको अच्छे से अधिकार मिल रहा है, अच्छे से ऑक्सीजन मिल रहा है। उसके बाद जल संरक्षण अधिनियम, देखो जल में जीवन कहा गया, जल के बिना जीवन अधूरा है, तो जल में जीवन, तो जल संरक्षण अधिनियम, जल रहेगा तभी तो हम जीवित रहेंगे। और उसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिनियम, है ना, खाने पीने की सामग्री अगर अच्छे से मिल रही है तो जीवित रहने के लिए भोज्य पदार्थ की जगह खाने पीने की तो व्यवस्था होनी चाहिए ना। तो जल संरक्षण अधिनियम, है ना, जल का संरक्षण होना चाहिए। खाद्य सुरक्षा अधिनियम, अर्थात सरकार इसके लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए अथॉरिटी बनाएगी FSSAI। और इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं ला रही है, नीतियां ला रही है, नीति में कानून ला रही है, जिसके माध्यम से लोगों को राशन दिया जा रहा है, खाने पीने की चीजें दी जा रही है, सरकार के द्वारा मुफ्त दी जा रही है। अब बहुत बार आप ऐसे देखोगे जब अकाल आ जाता है या फिर तो सुखाड़ आ जाता है या फिर बाढ़ आ जाता है, अकाल या सुखाड़ एक ही होता है, जब अकाल आता है या बाढ़ आ जाता है तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, सरकार ना राशन बांटती है, फ्री में मुफ्त में राशन बांटती है, फ्लाइट के हेलीकॉप्टर के माध्यम से, या अगर देखोगे आप बोट के माध्यम से घर घर तक राशन पहुंचाती है। तो ये किसके तहत, अनुच्छेद 20 हमारा अधिकार कहता है कि जीवित रहने का अधिकार, मतलब एक संविधान कहता है जीवित रहने का अधिकार, जिंदा रहने का अधिकार। आप अपना सोसाइटी, अपना प्राण नहीं त्याग सकते। और एक तरफ सरकार मदद कर रही है उस अनुच्छेद को बचाने के लिए, उस अधिकार को दिलाने के लिए क्या कर सरकार मदद कर रहा है। तो आई बात समझ में, सरकार अगर आपको कोई मदद कर रही है इसका मतलब ये नहीं कि सरकार अपनी तरफ से मदद करे, बल्कि हमें अनुच्छेद, हमारा संविधान हमें अधिकार देता है जीवित रहने का अधिकार, इसी के लिए सरकार हमारी मदद कर रही है। आई बात समझ में। तो अपना अधिकार जानो, संविधान अच्छे से पढ़ो और एक अच्छे टीचर से पढ़ो, तो आपको व्यक्तिगत रूप से आपको पढ़ाए, वो व्यक्तिगत रूप से आपको पढ़ाए, और जो भी समाज में, सोसाइटी में जो भी सरकार जितने भी एक्टिविटी कर रही है उसको समझ में बारीकी से ऑब्जर्व कर पाओ। इसलिए मैं कहता हूँ संविधान पढ़ो, अच्छे टीचर से पढ़ो, तो आपको व्यक्तिगत प्रैक्टिकल होकर के बताए आपको। तो देखो खाद्य सुरक्षा अधिनियम और जल संरक्षण अधिनियम आपको समझ में आ गया। और FSSAI, आप कोई भी प्रोडक्ट लेना, जो भी खाने पीने के, जो भी हो, मैगी हो गया या फिर तो कुरकुरे हो गया, तमाम जो भी खाने पीने जो बंद पैकेट में आती है, तो उसके पीछे देखना FSSAI का लाइसेंस नंबर है कि नहीं, लिखा हुआ है कि नहीं। इसका मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देखो लिखा हुआ रहेगा और इस ढंग से लिखा होगा, ये F इस तरीके से लिखा होगा, है ना, देखना। तो समझ में आ गया कि संविधान क्या चीज है, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है ना, इसकी आवश्यकता, इसका क्या महत्व है। तो आप लोगों ने देखा, और इसमें हम लोगों ने देखा शासन व्यवस्था के लिए संविधान बनाया जाता है। और शासन व्यवस्था हम लोगों ने देखा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मौलिक नियम, संविधान की परिभाषा में आया मौलिक नियम। तो आखिर ये मौलिक नियम क्या है, तो मौलिक नियम उसे बोला जाता है सर्वोच्च कानून होता है जिससे कभी बदला नहीं जा सकता। अब हम देखते हैं कि आखिर संविधान का महत्व क्या। आपने तो बहुत चीजें इसमें बता दी। संविधान जिस प्रकार आपने राज्य व्यवस्था पहले वीडियो में, अपने पहले सेशन में पढ़ाया था कि राज्य व्यवस्था की आखिर इंपोर्टेंट क्यों है, क्यों इसकी आवश्यकता है, तो संविधान का भी तो कोई महत्व होगा। अगर संविधान हम लागू कर रहे हैं तो कोई पर्पस तो होगा ना, कोई मकसद तो होगा ना संविधान लागू करने के लिए। देखो संविधान लागू करने का मकसद क्या है, देखो तो संविधान का महत्व, यहाँ हेडिंग लगाओ संविधान का महत्व। तो संविधान क्या कहता है, तो संविधान ये सुनिश्चित करता है कि संविधान ये बताता है, सुनिश्चित करता है कि, हेडिंग लगाओ, देखो नोट्स ऐसे ही बनाना। मैंने इसका पहला सेशन में लिया था, जो पहला क्लास लिया था, तो उसमें भी बताया था कि आपकी कॉपी रहनी चाहिए, व्हाइट पेज में रहनी चाहिए। और आप बोरिंग तरीके से नोट्स मत बनाओ, डायग्राम बना करके, फ्लो चार्ट बना करके आपको नोट्स बनाओ। इसलिए कहता हूं मैं आपको, जो कॉपी आपके पास जिसमें नोट्स बना रहे हो तो व्हाइट पेज होना चाहिए, व्हाइट कॉपी होनी चाहिए। तो इस तरीके से डायग्राम बनाइए ताकि अच्छे से समझ में आए। बोरिंग नोट्स मत बनाओ, क्योंकि अगर आपको एग्जाम आने वाला है, नजदीक आने वाला, और आप उसको रिवीजन करना, तो देखते के साथ समझ में आ जाना चाहिए। इस तरीके से आपका डायग्राम होना चाहिए। तो इस तरीके से संविधान ये सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा, है ना। संविधान में ये बना रहता है कि कानून कौन बनाएगा, सरकार बनाएगी। तो सरकार कौन है,
तो ये सरकार के बारे में बताता है कि कानून कौन बनाएगा। समाज में शक्तियों, समाज में है, ये मिस्टेक है, संविधान में यहां लिखो, संविधान में सरकार की शक्तियों का वर्णन रहता है, सरकार की शक्तियों का वर्णन रहता है, शक्तियों का वर्णन रहता है। देखो पहले ना कानून कौन बनाएगा और संविधान में सरकार की शक्तियां क्या है, जिस प्रकार से मैंने बताया कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या शक्ति है ना, उनके पास क्या क्या शक्ति है, तो केवल दंड नहीं दे सकता, न्याय ही कर सकता है। और कार्यपालिका इंप्लीमेंट करना होता है, कानून को इंप्लीमेंट कर। देखो हम इसके बारे में गहराई से पढ़ेंगे जब भाग 5 केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे, तो केंद्र सरकार में हम विधायिका के बारे में पढ़ेंगे, संसद को भी पढ़ेंगे, राष्ट्रपति को भी पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री कार्यपालिका को भी पढ़ेंगे और राष्ट्रपति के बारे में भी पढ़ेंगे, न्यायपालिका के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आई बात समझ में। तो संविधान में सरकार की शक्तियों के बारे में बताया गया, अर्थात सरकार के कितने अंग, शासन के कितने अंग, 3 अंग। सरकार के 3 अंग होते हैं ना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो शक्तियों के बारे में बताया गया और ये भी बताया गया कि इनकी सीमा कहां तक है, ये कहां तक अपनी शक्तियों का पालन कर सकते हैं, कहां तक अपना शासन कर सकते हैं। तो देखो कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों में अलग अलग है ना। कार्यपालिका की शक्ति अलग है और न्यायपालिका की शक्ति अलग है। अब अनुच्छेद 50 पढ़ोगे, देखो अनुच्छेद 50 पढ़ोगे तो इसमें पृथककरण, शक्तियों को पृथककरण के बारे में बताया गया। कार्यपालिका की शक्ति अलग है, न्यायपालिका की शक्ति अलग है। अर्थात न्यायपालिका कार्यपालिका पर दबाव नहीं डाल सकती, कार्यपालिका न्यायपालिका पर दबाव नहीं डाल सकती। अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट के जो हेड है ना, CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसे बोला जाता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट हो गया, इधर हो कार्यपालिका, इन दोनों में किसी प्रकार का मतभेद नहीं होगा। ये इस पर दबाव नहीं डाल सकते, ये इस पर दबाव नहीं डाल सकते। ये हो गया किसके, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में। लेकिन जब विधायिका की बात आती है तो विधायिका और कार्यपालिका, तो कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि विधायिका कानून बना रही है और इंप्लीमेंट किसको करना है, तो कार्यपालिका को इंप्लीमेंट करना है, अर्थात लागू करना है। तो विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व माना जाता है। कार्यपालिका और विधायिका को एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व माना जाता है, लेकिन न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों पृथक किया गया, अलग किया गया। तो आई बात में, तो संविधान में सरकार की शक्तियों के बारे में बताता है। जब भाग 5 पढ़ाऊंगा, संविधान का भाग 5 पढ़ाऊंगा, हाँ भाग 5 कहां से कहां तक आता है, तो 52 अनुच्छेद से लेकर के 151 तक आता है। जब मैं भाग 5 केंद्र सरकार के बारे में पढ़ाऊंगा, यूनियन है ना, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ाऊंगा, तब मैं बताऊंगा कि संविधान में सरकार की शक्तियां क्या, बहुत गहराई से पढ़ाऊंगा उसमें। तो आप केवल समझिए कि संविधान ये सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा, संविधान की सरकार की शक्तियां क्या और निर्णय लेने की शक्तियां किसके पास होगी, मतलब कि अगर निर्णय लेने की, अगर इस पर कोई एक्शन लेने का शक्ति किसके पास होगी। ये समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को अभिव्यक्त करता है। तो मतलब समाज को क्या चाहिए, संविधान से या सरकार से क्या चाहिए संविधान समाज को, ये आकांक्षाओं और लक्ष्यों को अभिव्यक्त करता है एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करता है। न्यायपूर्ण मतलब समझे आपको, इसका मतलब हो गया कि अगर कोई व्यक्ति न्याय मांगने आया है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। न्यायपूर्ण मतलब पूर्ण मिस कंप्लीट, तो उसको कंप्लीटली न्याय मिला, जस्टिस मिलना चाहिए, उसको पूर्ण न्याय मिलना चाहिए, कंप्लीट जस्टिस मिलना चाहिए उसको, है ना, पूर्ण न्याय मिलना चाहिए। तो पूर्ण न्याय समाज की स्थापना करता है, इसके लिए उचित परिस्थितियों के निर्माण को सुनिश्चित करता है। आई बात समझ में। और 5वें नंबर पे देखते हैं तो शासन के 3 प्रमुख अंग होते हैं, तो इनके शक्तियों और अधिकारों को परिभाषित करता है। मैंने बताया ना सरकार की शक्तियों, तो सरकार के शक्तियों एवं अधिकारों को परिभाषित करता है। इन अंगों को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश होने से रोकता है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन अंगों को, किन अंगों को, 3 अंगों के, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन अंगों को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश होने से रोकता है। तो निरंकुश का पर्यायवाची शब्द तानाशाही बोला जाता है। देखो मेरा बच्चा नहीं मेरा शासन है, मैंने बोल दिया अगर पुराना व्यक्ति अगर कुछ चोरी किया तो उसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए, तो वो मृत्यु दंड नहीं मिलेगा, ये तानाशाही है। लेकिन लोकतंत्र क्या कहता है, लोकतंत्र में क्या कहता है, अगर कोई व्यक्ति चोरी किया है तो संविधान क्या कहता है, संविधान में क्या वर्णन है कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसे क्या दंड मिलना चाहिए। ये हो गया लोकतंत्र। लेकिन जब बात आती है राजतंत्र, तो राजतंत्र की बात आती है, जब तानाशाही की बात आती है ना, निरंकुश की बात आती है, तो वहां जब सरकार जब निरंकुश हो जाती है, जब तानाशाही चलने लगता है, तो कोई व्यक्ति चोरी करता है, मैंने बोल दिया सो बोल दिया, मेरा वचन ही मेरा शासन है, जो मैंने बोल दिया वो ही मेरा शासन है, तो ये बात होती है निरंकुश में। तो इन अंगों को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश होने से रोकती है, मतलब निरंकुश बनने नहीं देती, होने से रोकती है। कल को ऐसा होगा संविधान अगर इन बातों को संविधान में इन बातों को चर्चा नहीं रहेगा, तो सोचो क्या घटना घटेगी। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये क्या करेंगे, विधायिका में ऐसा कानून बनाया जाएगा और उसको ऐसा कार्यपालिका इंप्लीमेंट करेगी कि उसको पब्लिक को फॉलो करना ही करना है, उसको मानना ही मानना है। देखो एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं।
अगर सरकार निरंकुश हो जाएगी तो ऐसा कानून बनाया जाएगा, ऐसा पब्लिक के हित के लिए नहीं होगा, है ना, हित मीन्स भलाई के लिए नहीं होगा। तो पब्लिक का हित नहीं होगा, उसमें भलाई नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा, तो भाई अब कोई रोक भी तो नहीं सकता। लोकतंत्र में क्या होता है ना कि पब्लिक आवाज उठा सकती है। तो लोकतंत्र का परिभाषा होता है कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का सरकार, मतलब जनता ने सब वोट देकर सेलेक्ट किया और जनता ने इसको इलेक्ट किया, चुनाव किया, तो जनता चाहेगा तो सरकार को गिरा भी सकती है ना, आंदोलन कर करके, एकजुट होकर के। तो जनता का सरकार है ना, जनता का सरकार। जब बात आती है राजतंत्र में, तानाशाही में, तो जनता का सरकार ही नहीं होता है, जनता किसी प्रकार का हस्तक्षेप ही नहीं कर सकती है। तो कोई भी कानून बना दे, देखो एक समझिएगा, थोड़ा माइंड को स्थिर समझने की कोशिश करो। एक तरफ है लोकतंत्र, एक तरफ है लोकतंत्र जहां जनता सेलेक्ट करती है, सरकार बनता है ना, सरकार बनता है, यहाँ जनता के द्वारा सरकार का निर्माण हुआ। और एक तरफ है राजतंत्र, राजतंत्र कह लो या तानाशाही कह लो, तानाशाही कह लो, वहां का सरकार बनता है। तो यहाँ सरकार अनाप शराब जैसे मन में ऐसा कानून बना रहा है, क्या उसको कोई रोक सकता है? क्योंकि पब्लिक ने भेजा ही नहीं है। और कोई पब्लिक आंदोलन करेगी तो इसको मरवा दिया जाएगा, है ना, अपने पद से उसको साइड करवा दिया जाएगा। साइड करवा दिया मतलब समझ सकते हो। तो यहाँ पर कोई आवाज ही नहीं उठा सकता, चाहे कानून कैसे भी बनाया जा सके। लेकिन एक तरफ है लोकतंत्र, अगर सरकार उल्टी पुल्टी कानून बनाएगी, अभी तो हाल ही में एक कानून बनाया गया था ड्राइवर के लिए, जो ड्राइविंग करते हैं ना, ड्राइविंग, तो उनके लिए कठोर कानून बनाया गया था कि अगर किसी भी तरह से, अगर कोई ट्रक के ड्राइवर के, अगर ट्रक की छोटी गाड़ी टकराने के बाद अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, ये ऑन द स्पॉट अगर वहां से भाग जाता है, तो आई थिंक 4 लाख या 5 लाख उनके पास जुर्माना लगाया जाएगा और उसके पास बहुत मतलब पेनल्टी लगाया जाएगा, मोटा मोटी पेनल्टी लगाया जाएगा। तो वहां पर जनता, सब लोग, पब्लिक ने क्या किया, सब ट्रक ड्राइवर ने क्या किया, आंदोलन किया। तो उन्होंने क्या किया, प्रदर्शन किया, है ना, और अपने बात को आंदोलन किया, आवाज उठाया। किन्होंने, जो ट्रक ड्राइवर थे, बस ड्राइवर थे, जितने भी उनके पास 4 व्हीलर थी। सोचो, एक यहाँ से 4 व्हीलर आ रहा है और यहाँ से बाइक जा रहा है, छोटी गाड़ी। ये भी तो हो सकता है बाइक वाला जानबूझ करके अपना सुसाइड करने के लिए आप उसने पी रखी हो, है ना, शराब अल्कोहल पी रखा, और गलती से एक्सीडेंट हो जाता है, तो बेचारे की क्या गलती है, ड्राइवर की क्या गलती है, तो उसे तो वही पेनल्टी देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि यार मेरी गलती नहीं भी होगी तो ये तो रॉब में चलेंगे इनके। हालांकि अभी डरते हैं, है ना, संविधान बने, ऐसे कानून बनने से पहले वो डरते थे कि मैं जो ट्रक आ रहा है तो उससे बच के चलनी है। लेकिन अब क्या हुआ, जब ऐसा जब एक्ट बन जाएगा तो ये लोग रॉ में चलेंगे, बाइक वाले, छोटी गाड़ी के। अब गलती से अगर एक्सीडेंट हो जाता है, जबकि गलती इनकी है, तो उन्हें तो पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो उन्हें ऐसा बात समझ में आया था, तो उन्होंने क्या, आंदोलन किया। तो ऐसा कानून को वापस लेना पड़ा कि नहीं वापस लेना पड़ा। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, जिस देश में लोकतंत्र होता है। कल्पना करो अगर यही चीजें, ऐसा कानून यहाँ बना दिया जाता, क्या वहां पर पब्लिक आंदोलन कर पाती? नहीं पाती। तो इसको क्या बोला गया, निरंकुश बोला गया। वो सरकार निरंकुश हो गई है, तानाशाही हो गई है। आई बात समझ में? अब यहाँ देखो मैंने क्या बताया, क्या इन अंगों को मर्यादित कर, कौन अंगों के, जो 3 अंगों ने बताया, कार्यपालिका, न्यायपालिका, वो इसी मतलब कि अनाप शराब कानून ना बनाए, लागू ना करे। और जो न्यायपालिका है वो किसी गलत तरीके से दंड ना दे। ये नहीं कि फलाना व्यक्ति चोरी किया उसको 6 महीने का सजा दिया, और एक व्यक्ति जो चोरी किया वही सेम वही घटना उसने किया, वही उसने अपराध किया, तो उसको 10 वर्षों की जेल दे दी, अपने 10 लाख का पेनल्टी ठोक दिया। तो न्यायपालिका भी उसे मर्यादित कर उन्हें निरंकुश होने से रोकती है, तानाशाही बनने से रोकती है। कौन? संविधान। संविधान नहीं रहेगा तो ये लोग क्या बन जाएंगे, तानाशाही बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, तानाशाही। इसलिए संविधान की जरूरी है। संविधान का महत्व समझ में आ रहा है? इतना गहराई से कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा यूट्यूब पर, इसलिए कहते हो पॉलिटी पढ़ो, अच्छे टीचर से पढ़ो। तो संविधान का महत्व समझ में आया, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार लगा लो कि संविधान ही ऐसे है, संविधान ही ऐसा है जो इन्हीं अंगों को, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को, इन्हें मर्यादित करती है ताकि वो निरंकुश ना बन सके, तानाशाही ना बन सके। क्योंकि संविधान ही अलाउ करता है कि हमें न्याय किस प्रकार से करना है। अगर व्यक्ति कोई चोरी करता है तो क्या उसको सजा देनी, संविधान में तो वर्णन है ना। धारा में देखो, अभी तो आईपीसी की धारा चलती थी, अब चला गया बीएनएस धारा, भारतीय न्याय संहिता। बीएनएस अभी 1 जुलाई को 2024 में नया कानून प्रस्तुत किया गया था, लॉन्च किया गया था, जो कह लो। तो नया कानून बनाया गया, तो उस कानून में व्याख्या है कि कोई व्यक्ति चोरी करता है, कोई अगर साइबर अपराध करता है, तो साइबर अपराध में 6 महीने की अगर सजा दी जाती है। अगर यहाँ निरंकुश बन जाए, तुमने साइबर अपराध किया, मैं तुम्हें 10 वर्ष की सजा दूंगा। और मेरे चाचे के भतीजे ने चोरी किया, अरे यार मेरा रिश्तेदार है, उसको 2 महीने की सजा दे दो। ये कब होगा, जब तानाशाही होगा, निरंकुश होगा, जहां संविधान नहीं होगा या लोकतंत्र नहीं होगा। कह लो संविधान है लेकिन लोकतंत्र ही नहीं है। अब संविधान रहे या ना रहे, वहां लोकतंत्र ही नहीं है, जनता उन्होंने सरकार बनाया ही नहीं है, तानाशाही है। तो वैसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा। अर्थात संविधान अंगों को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश होने से रोकता है। तो खैर आप लोग समझ में आ गया संविधान का महत्व क्यों है ना। अब देखो 7वें नंबर पे, संविधान एक ऐसा पहिया है जो समाज को सही दिशा में ले जाता है एवं सर्वांगीण विकास करता है। अर्थात संविधान गाड़ी का एक ऐसा पहिया है, पूरे देश का एक ऐसा पहिया होता है जो समाज को सही दिशा में ले जाता है, अर्थात देश को सही दिशा में ले जाता है और सर्वांगीण विकास करता है, मतलब संपूर्ण तरीके से विकास करता है।